इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ पीडीएफ के मुताबिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये गहरी पड़ताल। आज का विषय है लोकतंत्र का अभेद कवच। और बॉक्स में शीर्षक दिया गया है भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, हर नागरिक का सुरक्षा कवच। बिल्कुल, और पहला ही पॉइंट इसे और साफ करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आधारशिला हैं, जो एक जीवंत लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट यही है कि ये केवल सैद्धांतिक घोषणाएं नहीं है, बल्कि राष्ट्र की शक्तियों पर एक सीमा निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशन हमें इन अधिकारों की विशेषताओं, उनके वर्गीकरण और उनके महत्व की एक गहरी समझ देगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है भारत का मैग्ना कार्टा। एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक नाम। तो इसका परिचय और महत्व क्या है? संविधान की आत्मा, ऐसा लिखा है। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। और इन्हीं को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सही। और ये अधिकार नागरिकों को राज्य की, मतलब सरकार की, मनमानी कार्रवाइयों से बचाते हैं और विधि के शासन की स्थापना करते हैं। रूल ऑफ लॉ। जी। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा, ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है। इसके बिना बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। समझ गए। तो यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 32 इन अधिकारों को लागू करने की गारंटी देता है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इन अधिकारों के प्रकृति की। ये सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक ठोस गारंटी है, ऐसा कहा गया है। जी। पहला पॉइंट है संवैधानिक गारंटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अधिकार साधारण कानूनी अधिकारों से अलग हैं, क्योंकि इन्हें सीधे देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। अच्छा। और दूसरा पॉइंट है न्यायोचित प्रकृति। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये अधिकार न्यायोचित हैं। न्यायोचित मतलब इनके उल्लंघन की स्थिति में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत अपील कर सकता है। और अदालतें क्या करती हैं? अदालतें इन अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकती हैं, जिससे नागरिकों को प्रभावी उपचार मिलता है। ठीक है, तो ये गारंटेड है, लेकिन इनकी प्रकृति का एक और पहलू है, ये असीमित नहीं है बल्कि संतुलन पर आधारित है। बिल्कुल। पहला ही पॉइंट कहता है कि ये अधिकार पूर्ण नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। राज्य मतलब सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत की संप्रभुता व अखंडता के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ये प्रतिबंध उचित है या नहीं, ये कौन तय करेगा? यही तो बात है। अगला पॉइंट कहता है कि कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका निर्णय न्यायपालिका करती है। अच्छा, तो कोर्ट्स एक संतुलन बनाते हैं। जी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करती है। और क्या इनमें बदलाव किया जा सकता है? हाँ, संशोधन संभव है। संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन साधारण विधेयक से नहीं। तो यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है, केशवानंद भारती मामले से जुड़ा हुआ। जी, 1973 का वो ऐतिहासिक मामला। उस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। यानी एक तरह का परमानेंट सुरक्षा कवच मिल गया इन्हें। बिल्कुल। अब एक गंभीर स्थिति की बात करते हैं, आपातकाल का प्रभाव। क्या इमरजेंसी में ये अधिकार निलंबित हो जाते हैं? हाँ, पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सभी को? इसमें भी कुछ नियम हैं, जैसे अनुच्छेद 19, जिसमें वो 6 स्वतंत्रताएं। हाँ, वाक एवं अभिव्यक्ति वाली। तो इसके तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएं केवल तभी निलंबित होती हैं जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। और अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की वजह से इमरजेंसी लगे तो उस आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा। और राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को भी निलंबित कर सकते हैं। तो क्या कोई अधिकार ऐसा है जो कभी निलंबित नहीं हो सकता? हाँ, और यही इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है।
द गोल्डन आर्टिकल्स। जी, अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दोनों अधिकार किसी भी स्थिति में, यहां तक कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अगला सवाल आता है, ये अधिकार हैं किसके लिए? नागरिक और विदेशी दोनों के लिए? इसमें एक साफ अंतर है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, मतलब नागरिक और विदेशी दोनों के लिए, बस शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। तो वो कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हैं? इसके लिए अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30। यहाँ एक निमोनिक भी दिया गया है। हाँ, इसे याद रखना चाहिए। 15, 16, 19, 29, 30। एक बार फिर दोहराते हैं। 15, 16, 19, 29, 30। इन 5 अनुच्छेदों को याद रखें। ये विशेषाधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिले हैं। और वो अधिकार जो सभी को मिले हैं, नागरिक और विदेशी दोनों को? उनमें आते हैं अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 तक के अधिकार। चलिए अब उन 6 स्तंभों पर आते हैं जिन पर ये अधिकार टिके हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार। जी, एक वर्गीकृत अवलोकन। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। सही। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। जी। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बिल्कुल। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है संपत्ति के अधिकार के बारे में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, वो भी एक मौलिक अधिकार था। मतलब अब नहीं है? नहीं, उसे 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं। तो अब पहले स्तंभ को विस्तार से देखते हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसे कानून के शासन की नींव कहा गया है। जी, इसमें अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। फिर है अनुच्छेद 15। ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और अनुच्छेद 16, वो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समता की बात करता है। और आखिर के 2, 17 और 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। लेकिन इस समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी तो हैं। हाँ, एग्जाम अलर्ट में यही बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल, उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत छूट है। संसद या विधानसभा के सदस्यों को भी अनुच्छेद 105 और 194 के तहत कुछ छूट मिली है। और विदेशी संप्रभु या राजदूत भी न्यायिक जवाबदेही से मुक्त है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसे लोकतंत्र की धड़कन कहा गया है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं देता है: वाक्य एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय। फिर आता है अनुच्छेद 20। ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, मतलब पूर्वव्यापी कानून से, दोहरे दंड से और आत्म दोषारोपण से सुरक्षा। और सबसे चर्चित अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन का अधिकार। और 21A, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और आखिर में अनुच्छेद 22, वो मनमानी गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। अब तीसरा स्तंभ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मानवीय गरिमा की रक्षा। जी, ये अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 24, वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कामों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। यहाँ बेगार शब्द पर एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, अनुच्छेद 23 में बेगार शब्द का अर्थ है बिना भुगतान के जबरन काम कराना, जो एक दंडनीय अपराध है।
आगे बढ़ते हैं चौथे स्तंभ की ओर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्मनिरपेक्ष भारत का आधार। जी, इसमें अनुच्छेद 25, रिलीजन। हाँ, आर फॉर रिलीजन, ये सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। फिर है अनुच्छेद 26। ए फॉर अफेयर्स, ये धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अगला है अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ई फॉर एजुकेशन, पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसे याद रखने का निमोनिक है रेट। जी, रेट, आर से रिलीजन, ए से अफेयर्स, टी से टैक्स, ई से एजुकेशन। एक बार फिर। RATE, रिलीजन, अफेयर्स, टैक्स, एजुकेशन। बहुत खूब। अब पांचवा स्तंभ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। भारत की विविधता का संरक्षण। बिल्कुल, ये अधिकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सके। इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और शासन करने का अधिकार देता है। तो एक तरह से ये अधिकार भारत की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करता है। जी, बिल्कुल। और अब हम आते हैं छठे और अंतिम स्तंभ पर, संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय और आत्मा। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। ये अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। जी, अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में। और अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। सही। और यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो ये 5 रिट्स या न्यायपालिका के 5 शस्त्र कौन-कौन से हैं? ये नागरिक अधिकारों के प्रहरी हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। इसका क्या काम है? ये अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक शक्तिशाली सुरक्षा है। दूसरी रिट परमादेश यानी मैंडेमस, ये किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। और चौथी उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूरारी, ये निचली अदालत से मामले को समीक्षा हेतु ऊपरी अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। और पांचवी और आखिरी अधिकार पृच्छा या क्वो वारंटो, ये किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करता है। तो समय के साथ न्यायपालिका के व्याख्याओं ने इन अधिकारों को एक जीवंत दस्तावेज बना दिया है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं से मौलिक अधिकारों को एक स्थिर कानूनी पाठ के बजाय एक जीवंत और विकसित दस्तावेज बना दिया है। इसमें केशवानंद भारती केस का जिक्र फिर से है। जी, 1973 का केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक निर्णय ने मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे मौलिक अधिकारों को स्थायी सुरक्षा मिली। और दूसरा मील का पत्थर है मेनका गांधी केस। हाँ, 1978 का मेनका गांधी केस। इस मामले ने अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभूतपूर्व विस्तार किया, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार और निजता का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हुए। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? ये अधिकार, कर्तव्य और नीति मिलकर कैसा ढांचा बनाते हैं? एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत DSP और मौलिक कर्तव्य FD, ये तीनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। ये संतुलन कैसे बनता है? देखिए, अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, वहीं निदेशक सिद्धांत राज्य को एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का नैतिक दिशा निर्देश देते हैं। और मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो इन तीनों का सामंजस्य ही लोकतंत्र की पहचान है। जी, इन तीनों का सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन ही भारत को एक जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र बनाता है, जहां स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो अब एक बार जल्दी से मुख्य शीर्षकों और शब्दों को दोहरा लेते हैं। जरूर।
हमने बात की लोकतंत्र का अभेद्य कवच और भारत का मैग्ना कार्टा की। अधिकारों की प्रकृति भाग 1 और 2, आपातकाल का प्रभाव और अधिकारों का निलंबन। हमने समझा कि ये अधिकार किसके लिए है और स्वतंत्रता के 6 स्तंभ कौन से हैं। स्तंभ 1 समता का अधिकार, स्तंभ 2 स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा स्तंभ शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा स्तंभ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्तंभ 5 संस्कृति और शिक्षा और स्तंभ 6 संवैधानिक उपचार। फिर न्यायपालिका के 5 शस्त्र, रिट और न्यायिक व्याख्या के मील के पत्थर, और अंत में निष्कर्ष, एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा। और मुख्य शब्द और स्मारक थे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 मैग्ना कार्टा, संविधान की आत्मा, न्यायोचित प्रकृति, मूल संरचना, द गोल्डन आर्टिकल्स अनुच्छेद 20 और 21, निमोनिक 15, 16, 19, 29, 30, निमोनिक, रेट, रिलीजन, अफेयर्स, टैक्स, एजुकेशन, और 5 रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा। और 2 ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस। और अंत में मौलिक अधिकार, एफआर, नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, एफडी का सामंजस्य। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और जरूरी चर्चा थी, लेकिन जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। हमने बात की कि अनुच्छेद 21 में अब गरिमा के साथ जीने का अधिकार और साफ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो आज जब जलवायु परिवर्तन एक इतनी बड़ी सच्चाई है, तो इस अधिकार की रक्षा करने में सरकार की सीमा कहाँ खत्म होती है और हम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? ये सोचने वाला सवाल है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करें।